समर्पित तो हो। अब दीपावली ही बहुत समर्पित तो हो। अब दीपावली है, 1-2 दिन में, फिर भी संख्या ये बता रही है। हाँ, यही समर्पण चाहिए भाई जिंदगी में, और कुछ नहीं। सिलेक्शन हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन समर्पण तो देखो पूरा। और जब समर्पण होता है तो फिर सिलेक्शन भी हो जाता है। ओके एवरीबॉडी, कल हम कुछ चीजें पढ़ी रहे थे, पोमोलॉजी हमने स्टार्ट की थी। बोलो ट्रिपल ए। ग्रेगर बोना है फिर भी, यानी ड्वार्फ है फिर भी उसने रॉबरी कर ली। बोलो ग्रैंड नैने, ग्रोस मिसेल, ड्वार्फ केवेंडिस, रोबस्टा। डबल मतलब ए बी। पुणे में रस की थैली, पुवन, नैंड्रन, रस थैली। ए बी बी, मक्का, मंथन, कारपुरावल्ली। ए बी, लेडी फिंगर, कुनन। ए बी, गोल्ड फिंगर। जैसे ही हम फलों को तोड़ते हैं उसके बाद में तने को काटते हैं नीचे से, उसको हम लोग कहते हैं मेटोकिंग। क्या बोलते हैं? मेटोकिंग कहते हैं। नर कॉपलों को हटाने को डी नेवलिंग कहते हैं। बोलो डी नेवलिंग, यानी कि नर कॉपलों को हटा देना। इसके फलों को ढकना को रैपिंग कहते हैं। WRAPPING मतलब रैपिंग। जो इसकी मट्टी बनाना वैरायटी है उसके लिए कन्याकुमारी जो जगह है उस एरिया को GI टैग में भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देने का काम करता है। अब ऐसा करो, मट्टी बनाना हो गया ना? मट्टी बनाना नहीं दिखाए हो तो मट्टी बनाना ये लो। मट्टी बनाना कोई ज्यादा खास बनाना नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। साइज उसकी छोटी होती है तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं खाया, मैंने तो पढ़ा है। उसमें खाने में कोई नई बात नहीं है। वो तो मट्टी बनाना है तो बनाना जैसा बनाना है, ओनली वो उसके स्वाद का फर्क है। इंटरनेट नहीं चल रहा आज इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत है। ऑनलाइन वालों को भी हो सकता है कोई हल्की सी दिक्कत आ सकती। देखो नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि चल जाए। नहीं चलेगा तो फिर कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हैं? नहीं, वो तो बाद में देख लें, जब इंटरनेट चलेगा तब देख लेंगे, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना। चलो अभी नहीं चल रहा, चलेगा तब चलेगा। तो अब आप लोग अपने पढ़ाई का काम पूरा करो। लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। ठीक है? पौध संरक्षण में अच्छे अच्छे रोग हैं और आप ध्यान से सुनेंगे। पहले पौध संरक्षण में हम पहले पढ़ रहे हैं पौध संरक्षण। टॉपिक क्या डालना है अपने को? पौध संरक्षण। इसका मतलब होता है प्लांट प्रोटेक्शन। और पौध संरक्षण यानी पौधों का रक्षण है, रक्षा करना। पौधों की रक्षा हमें सबसे पहले करनी है रोगों से। तो हमें पहले उसके लिए पता होना चाहिए रोग कौन से। तो हम सबसे पहले बात करने वाले रोगों को हम लोग कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं? DISEASE। स्पेलिंग ही गलत है, DISEASE। अब सही है डिजीज। तो डिजीज में यूं है स्थिति कि इसमें अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं रोग। 1 मिनट समझ लेना आप कि रोग क्या है। हर चीज साथ में ही नहीं लिखनी रहती, 1 मिनट का टाइम लगाने में हम लोग समझ लेंगे। तो पहली बीमारी इसमें होती है पनामा विल्ट। क्या होती है गाइस? विल्ट शब्द का मतलब हमेशा होता है उगटा रोग। क्या होता है? विल्ट का मतलब उगटा रोग होता है। जब कभी भी उगटा रोग होता है ना, तो किसी भी खेत में कोई उगटा रोग होता है तो जड़ क्षेत्र प्रभावित होता है। जैसे ये केले का प्लांट है, जड़ों के अंदर वो लग रहा है कवक। क्या लग रहा है? उसकी वजह से जड़ गलन हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या, उस खेत में माना कि 100 पौधे लग रहे हैं केले के, 100 पौधों में से जगह जगह आप देखोगे ये एक तो बीमारी विल्ट हमेशा एक साथ नहीं आती वायरस के जैसे। जगह जगह कोई एक प्लांट उधर पैचेस में आती है, पैचेस में यूं तब्बू है, एक पौधा वहां संक्रमित है, दूसरा यहाँ है। तो ऐसे में क्या होता है, पौधा एकदम सूखता भी नहीं, इसमें हल्का हल्का मुरझाता है, कोई थोड़ा ज्यादा मुरझाता है, फिर पीला पड़ के सूखता है, ऐसे जगह जगह से। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक प्रकार से
कवक जनित समस्या है। क्या है गाइस? तो ये कवक से होने वाली प्रॉब्लम है और कवक का नाम है फ्यूजेरियम। क्या है? हाँ बोलो, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। तो इस फंगस से ये प्रॉब्लम हो रही, कोई नई चीज नहीं है। अब ये अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होता है। कल हम बात कर रहे थे कि अगर अम्लीय मृदाओं में इस खेती कर रहे हैं तो ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो अपन यहां लिख देते हैं पहला पॉइंट कि अम्लीय मृदा में अधिक। तो ये प्रॉब्लम हमेशा अम्लीय मृदा में ज्यादा होती है, अम्लीय मृदा में। अब ऐसे में करना क्या है? तो इससे बचने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं? इससे बचने के लिए केले का जो प्लांट होता है, उस केले को प्लांट को वहां से उखाड़ते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए उसको हम लोग वहां उखाड़ेंगे और वहां पे क्या करते हैं अपन, उस जो गड्ढा हो जाता है वहां वहां चूने का पानी भरते हैं। वहां चूने का पानी, तभी तो अम्लीय मृदा को सुधार, अम्लीय मृदा को कैसे सुधारते? चूने। तो चूने का पानी भरते हैं, फिर थोड़ी मिट्टी दूसरी डाल के प्लांट दूसरा लगा देते हैं वहां पे। तो ये इसका एक तरीका है। तो बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रश्न आता है कि पनामा बेल्ट को हमें ठीक करना है तो क्या करते हैं? तो चूने का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हाँ। अब चूने का प्रयोग से कवक के कंट्रोल का क्या लेना देना? लेकिन लेना देना ये, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में होता है तो अम्लीय मृदा वहां पे ठीक होती है, तो वो कवक जो है अपने आप उसकी वृद्धि कम हो जाती है। या हम इसके लिए करते हैं प्रतिरोधी किस्में लगाते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो प्रतिरोधी किस्मों में एक फेमस वेराइटी है पूवन। क्या नाम है? हाँ। तो प्रतिरोधी किस्मों में एक तो पूवन है जो कि जे सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ प्रश्न, और एक केवेंडिस ग्रुप। कौन सा? हाँ। तो केवेंडिस ग्रुप की जो किस्म है, केवेंडिस ग्रुप, तो उन किस्मों के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है नहीं होती है। तो प्रतिरोधी किस्मों में एक तो कौन सा हुआ? एक तो पूवन। पूवन एक सुपरवाइजर 2012 के अंदर आया हुआ प्रश्न। तो हम इसमें क्या क्या याद रख सकते हैं? देखो, पनामा बेल्ट बीमारी किसमें होती है? प्रश्न तो यह आएगा सुपरवाइजर। ठीक है। और ये कौन सी मृदाओं में होता है? और कंट्रोल के लिए चुनने का प्रयोग और प्रतिरोधी किस्में हम लोग लगाते। एक बीमारी तो ये रही। और एक मुख्य रोग इसमें होता है सीगाटोका लीफ स्पॉट। क्या होता है? सीगाटोका पत्ती धब्बा रोग। लीफ स्पॉट को बोलते हैं पत्ती धब्बा। सीगाटोका लीफ स्पॉट को बोलेंगे पत्ती धब्बा रोग। सीगाटोका एक फंगल डिजीज, कवक से होता है। इसका पत्ती धब्बा, नाम से पता है ना, पत्ती धब्बा। तो जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर अच्छे खासे धब्बे बन जाते हैं, ऐसे पत्ती धब्बा। और जितने भी लीफ स्पॉट है वो कवक से ही होते हैं। कवक का नाम है माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला। बोलो, माइकोस्फेरिला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला। तो ये रही बात। अब एक रोग इसमें और है जो अच्छा रोग है, रोगों का रोग, महारोग, इंपोर्टेंट रोग है, और वो ही परीक्षाओं के अंदर ट्रेंडिंग रहता है। उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष गुच्छा रोग। क्या बोलते हैं? हाँ, शीर्ष गुच्छा रोग जो होता है उसको हम कहते हैं बंची टॉप। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखना पड़ेगा आपको, बंची टॉप भी याद रखना पड़ेगा। नाम से ही पता चल रहा है कि शीर्ष का मतलब होता है पौधे का शीर्ष भाग गुच्छे में बदल जाता है। तो पौधे का जो आगे वाला भाग होता है, ऊपर ऊपर नई नई पत्तियां निकल रही है, उसको गुच्छे को बोलते हैं बंच, और टॉप यानी शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग गुच्छे में बदलता है। वैसे इसको याद रखना बंची टॉप वायरस। क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, बंची टॉप वायरस। और वायरस कभी भी अकेला नहीं फैलता, वाहक को फैला, इसको वायरस को फैलाने के लिए कोई न कोई वाहक चाहिए। तो इसका वाहक है एफिड। कौन है? मोइला जो होता है बनाना एफिड, केले के अंदर लगने वाला एक विशेष मोइला है, वो इसको फैलाता है। उस एफिड का नाम भी हम याद रखेंगे, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। क्या नाम है उसका? हाँ बोलो, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, निग्रो नर्वोसा। ये किसका नाम है? ये इस एफिड का नाम है। तो ये रोगी परीक्षा में, अभी जैसे कोटा में टीए का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि निम्नलिखित में से केले के कौन सी वायरस वाली बीमारी कौन सी है? तो वायरस कौन सा है? तो वायरस, वायरस को सीधा वायरस लगा के याद करो, बंची टॉप वायरस। क्या याद रखोगे? ये तीन इसके मुख्य रोग हो गए, दो एक्स्ट्रा हैं। तो अपने काम करते हैं, पहले मुख्य रोग लिखते हैं, फिर दो एक्स्ट्रा लिख लेना। ठीक है। तो ये तीन इसकी मेन बीमारी है जो कभी भी परीक्षा में चलते फिरते आते रहते। ठीक है। छोटे एग्जाम में भी आती है तीनों, बाकी बड़े एग्जाम वाले दो रोग आगे लिखा रहा हूं। ओके, बढ़िया। सर आउट ऑफ सिलेबस मत कराओ। क्या आउट ऑफ सिलेबस?
हाँ सर, बॉस का फोन आ रहा है। लिख लिया? ठीक है, स्क्रीन कट रही है तो यहां तो देखो दो किस्में लिखी हुई, कैवेंडिश ग्रुप वाली किस्में और पूवन किस्में, इसकी प्रतिरोधी किस्में रेजिस्टेंट। अबे ठीक, पहली बार आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। बढ़िया, पहली बार तुम लो तो सही, हर बार लोगे फिर। एक बार क्लास लो फिर बार बार लोगे। हैं? बढ़े आगे। सब में कोई किस्म नहीं है अभी, दोनों उसी में है, दोनों किस्में उसमें है, पनामा विल्ट में। दोनों जो नीचे किस्में लिखी है पनामा विल्ट में लिखनी है आपको। हाँ, वो जीनोमिक ग्रुप भी याद करने हैं, ट्रिपल ए बी जो भी है वो सब याद करना। ओके, बी और सी का मैनेजमेंट तो है, लेकिन ऐसा कोई अभी लिखने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो कवकनाशी आते हैं अच्छे खासे, तो उनसे तो सीकाटो का लीफ स्पॉट कंट्रोल होता है, और बंचिटो वायरस तो एफिड है, तो फिर वो एफिड का कंट्रोल करते हैं कीटनाशी डाल। तो आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये कवक जनित बीमारियां जितनी भी होती है उनका, जैसे इसमें भी अपन चूने का प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं अपने पास। चूने का प्रयोग तो बहुत कम करते हैं, बाकी इसके लिए करते हैं अलग अलग प्रकार के कवकनाशी। तो कोई भी अच्छा कवकनाशी हम जड़ क्षेत्र में डालते हैं, जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करते हैं। ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हो, मैंकोजेब भी आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी है, कई सारे कवकनाशी आते हैं आज के। एफिड का नाम है पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, और ये एफिड भी खास एफिड है, बनाना एफिड, केले में लगने वाला एफिड है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ओके। सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे लड़के।
सॉरी, मतलब ऐसा है, वो लिखना चाह रहा है कि सर आपकी बहुत पब्लिसिटी, यूं लिखना चाह रहा है वो लिख रहा है सर आप बहुत पब्लिक सिटी है। कोई नहीं बेटा, तू सुपरवाइजर की ही तैयारी कर, ठीक है, सही कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अभी किसका छूट रहा, हाथ खड़ा करो, जल्दी जल्दी लिखो, क्या कर रहा हो। हाँ हो गया, मुझे पता है, तभी तो मैंने पूछा वापस, तो इन्होंने कहा कि नहीं हुआ, हाथ खड़ा किया है। अब दो रोग आप साथ में लिख लेना, वो दोनों इसके माइनर डिजीज है, बड़े एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। अभी बेटा किसी का छूट रहा बताओ, बढ़िया। तो अब ऐसा करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो चौथी वाली, उसको बोलते हैं मोको डिजीज, मोको रोग या मोको डिजीज। तो ये मोको डिजीज जो है, ये एक बैक्टीरिया से होता है, ये एक जीवाणु जनित है, खाली इसका नाम नाम लिखना आपको। यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, जिस जीवाणु का नाम है शूडोमोनास सोलेनोसिरम, नाम है शूडोमोनास, शूडोमोनास सोलेनोसिरम। और शूडोमोनास को अपन कहते हैं राल्स्टोनिया, राल्स्टोनिया शूडोमोनास का ही दूसरा नाम है। तो राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम, या तो इसको शूडोमोनास सोलेनोसिरम बोल दो, सोलेनोसिरम, या इसको बोलो राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम, ठीक है। तो ये नया जूना नाम दोनों हो गए इसमें। और एक रोग और इसमें हो रहा है, जो भी वायरस है उसको कहते हैं बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना बनाना ब्रेक्ट बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, ये भी वायरस है देखो, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं देखो, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस। इसको कोक्कन रोग भी कहते हैं, इसी रोग का एक नाम और है कोक्कन रोग या कोक्कन डिजीज, इसी रोग का नाम है कोक्कन रोग, ठीक है। तो बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस को ही हम लोग कहते हैं कोक्कन। और ये वायरस है, तो इसको भी फैलाने वाला कीट वही वाला एफिड है, पहले वाला, जिसको अपन कहते हैं बनाना एफिड, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। तो इसको भी एफिड ही फैलाता है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, ठीक है। तो ये जो अपने प्री पीजी का पेपर होता है उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन आ रखे, प्री पीजी, प्री पीजी 2023, और ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि बनाना ब्रेक मोजेक वायरस को फैलाता कौन है, तो इसका वाहक है एफिड, और वही वाला एफिड पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा वाला। बस ये दोनों रोग लिखना है आपको तुरंत। कोकन इसी को कहते हैं। पनामा बेल्ट का कोई वाहक नहीं है, ठीक है, वाहक जनरली होते हैं वो वायरसेस के होते हैं। सर आपको हमेशा हंसी क्यों आती रहती है, मेरे को कोई हमेशा हंसी कब आई। ओके ओके, बनाना ब्रेक मोजेक वायरस को ही कहते हैं कोक्कन, KOKKN कोक्कन, और उसको भी फैलाता वही वाला एफिड, बनाना एफिड पेंटालोनिया निग्रोनरोस। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, उस टॉपिक पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो समय खराब होता है। एक लड़का दिवाली का धोख लिखना चाह रहा है, वो लिखा दिवाली का डोग। दिवाली का डोग, दिवाली का धोख लिखते हैं ना, वो लिखने की कोशिश कर रहा, नहीं लिख रहा दिवाली का डोग। डन। अब बताओ किसके छोड़ना है, अब लिखो कीट, ये तो रहे रोग, अब लिखो कीट। इनमें से तीन जो पहले बताए थे वो खास थे, ये इंपॉर्टेंट सुपरवाइजर के हिसाब से नहीं बताया मैंने, ये इंपॉर्टेंट आपका सामान्यतया आता है, बड़े एग्जाम में आता है। शुरू के तीनों रोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए खास है, और बाकी ये दो थोड़े एक्स्ट्रा है, तो इनको भी याद करो तो क्या ये भी आ जाएगा, आजकल कोई भरोसा नहीं। अब ऐसा करो, अभी किसके छूटा बताओ,
किसी के नहीं छूटा, बहुत बढ़िया। देखो अब हम लिखेंगे कीट। कीटों में कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जैसे केले का प्लांट रहता है, ये केले का प्लांट है, जैसा कि अपन 2 दिन से केले का प्लांट ही बना रहे हैं। तो केले के प्लांट के अंदर ये ऊपर जो तना देख रहे हो, इसको तो कहते हैं शूडोस्टेम। क्या कहते हैं? तो इसको अगर कोई कीट खाता है इस तने को, तो उसको कहते हैं शूडोस्टेम वाला कीट, शूडोस्टेम विविल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उसको बोलेंगे शूडोस, लिख सकते हो साथ में, शूडोस्टेम विविल, उसको बोलेंगे शूडोस्टेम विविल। ठीक है, ये तने को ही खाता है, विविल जो होता है इस ऊपर वाले तने को खाता है। और एक कीट इस तने को खाता है, उसको कहते हैं राइजोम विविल। जो राइजोम को खाएगा वो राइजोम विविल है, और जो शूडोस्टेम को खाएगा वो शूडोस्टेम विविल है। शूडोस्टेम विविल को कभी कभी हम लोग बोलते हैं स्टेम बोरर। इनके नाम लिख रहा हूं, इन कीड़ों के नाम, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसका लिखो ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, ऐसा लिखो ओडियोपोरस, हाँ लिखो ना, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, लोंगिकोलिस कीट का नाम है ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। इसका नाम है कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, कॉस्मोपोलिटस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, ये दोनों कीट है मेन इसके। बाकी वो एफिड तो है ही भाई, वो एफिड तो है ही ना, सोर्डिडस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। ये ऊपर वाले केले के वायव्य तने को हम लोग कहते हैं शूडोस्टेम। तो इसको जो कीट खा रहा है उसका नाम है शूडोस्टेम विविल। और तो इसमें 2 कीट ये हो गए, 1 और 2। और जो नीचे वाला इस राइजोम को खाता है उसको राइजोम विविल कहते हैं। बस एक विशेष निमेटोड लगता है इसमें, उसको कहते हैं बनाना बेरोइंग निमेटोड, बनाना बेरोइंग या बरोइंग, बेरोइंग निमेटोड। निमेटोड, वो निमेटोड खाली केले में ही लगता है, बनाना बेरोइंग निमेटोड। उस निमेटोड का नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, रोडोफोलस सिमिलिस, रोडोफोलस, रोडोफोलस सिमिलिस, रोडोफोलस सिमिलिस, रोडोफोलस सिमिलिस। ठीक है, तो बेरोइंग निमेटोड को कहते हैं रोडोफोलस सिमिलिस। ओके सर, आप करौली आए हो कभी? मैं करौली आया हूं, लेकिन उस कहानी को याद मत कराओ। करौली, करौली एक बार मेरा आरएस का पेपर दिया मैंने, तो मेरा सेंटर करौली में आया, तो मुझे करौली जिले को ही थोड़ा सा जानने का मौका मिला। करौली बहुत खतरनाक लोग रहते हैं उधर। करौली, सवाईमाधोपुर तो ठीक है, करौली, धौलपुर, धौलपुर करौली, आंखों में कट लगाते हैं उधर, यूं कैसे, मतलब यूं अच्छा, करौली वाले आंखों में कट लगाते हैं यूं, ये पहचान है? नहीं नहीं, करौली के लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यूं मतलब अलग प्रजाति है। किसी के रह गया अभी, यार लिख दिया सबने? तो एक तो शूडोस्टेम विविल हो गया, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, एंड राइजोम विविल जिसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। ठीक है, अब इसमें लिखो तुड़ाई। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। रोग भी हो गए, काफी चीजें हो गई है। बेरोइंग, रोडोफोलस सिमिलिस, एवरीवन। अब क्या लिखने की बोला? तुड़ाई, लिखो तुड़ाई। किसी के छूटना नहीं चाहिए, बताओ किसके छूटा, हाथ खड़ा करो। अब सुनो कि केले को हम कब तोड़ेंगे, पहले तो आपको सुनना है कि केले को हम लोग कब तोड़ेंगे। तो किसी भी फल को कब तोड़ते हैं, तुड़ाई को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो केले को जब हम तोड़ते हैं, तो
केला खुद बोलता है मेरे को तोड़ो। मतलब पौधे के ऊपर, सब्जियों में, फलों में, सब पौधे कुछ इस प्रकार के स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया दिखाते हैं जिससे ये हमें पता चलता है कि अब ये तोड़ने के लिए तैयार। टमाटर हो, चाहे गोभी हो, चाहे तरबूजा खरबूजा, कोई भी क्रॉप या कोई फल हो, तो उन पे कुछ इस प्रकार के साइंस होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि अब फलों को तोड़ लेना चाहिए। उनको कहते हैं परिपक्वता सूचकांक। क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं परिपक्वता सूचकांक। और परिपक्वता सूचकांक बोले तो मैच्योरिटी इंडाइस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैच्योरिटी इंडाइसेस या मैच्योरिटी इंडाइस। अब मैच्योरिटी इंडाइस का मतलब क्या होता है? इंडाइस का मतलब, मैच्योरिटी इंडाइस का मतलब ये हुआ है कि भाई फल बोल रहा है कि मेरे को तोड़ो अब। तो कब कह रहा है फल? हमें कब पता चलेगा कि केले को तोड़ना चाहिए? तो केला जब कच्चा रहता है तो उसके तीखे तीखे कोने रहते हैं फल के साइड, तीखे तीखे वो कॉर्नर जो रहते हैं वो तीखे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कोणीयता। क्या बोलते हैं? जब वो केला अपने आप थोड़ा सा जो है वो गोल होने लग जाए, मतलब वो जो कोण है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी। क्या कहते हैं? मतलब लगभग लगभग जब गायब हो जाए, तो 3/4 यानी लगभग 75% कोणीयता का अदृश्य होना। ऐसे लिखना, कोणीयता का अदृश्य होना, यानी कि जब वो कोण गायब होने लग जाए, इसका मतलब केला अब गोल हो गया है। अदृश्य होना, तो कहने का मतलब केले के जो तीखे तीखे कोने रहते हैं उनको बोलते हैं एंगल। तो वो एंगल जब होने लग जाए राउंड, गोल होने को बोलते हैं राउंड, तो एंगल जब राउंड होने लग जाए इसका मतलब अब वो तैयार हो गया। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, तो 3/4 डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, इसको लिखना है डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी। ठीक है, एंगुलरिटी, डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, यानी वो कोणीयता अदृश्य हो रही। लिखना मैंने बोला इसको, ये प्रश्न आ सकता है एओ के एग्जाम में भी आएगी कि ये कोणीयता का अदृश्य होना किस फल का परिपक्वता सूचकांक है? तो ये केले का परिपक्वता सूचकांक है। ये आपने बढ़िया। सर मैं उदयपुर में आया था, जेट का एग्जाम देने था, तब ऑटो वाले से 1 किलोमीटर के 10 रुपए में बात हुई थी और उसने हमसे 50 रुपए लिए। ऐसे लोग हैं उदयपुर में। हाँ तो फिर भी 50 ही लिए, कम ही होते हैं 50, 50 तो कम ही होते हैं बेटा। 1 किलोमीटर के ऑटो वाले 10 ही मांगे उदयपुर के, ऐसे तो नहीं है यहाँ, मैं जानता हूँ इनको। तो तेरे से 10 नहीं मांगे होंगे, तूने गलत सुन लिया होगा। 1 किलोमीटर के उदयपुर में 10 मांगने वाले नहीं रहते। हाँ 200 मांगते हैं इधर। हाँ तो यहाँ खतरनाक रहते हैं उदयपुर के लोग, बहुत खतरनाक प्रजाति हैं इधर। उदयपुर के लोग तो बहुत हाल, यहाँ टूरिस्ट है, ये क्या टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर में, यहाँ टूरिज्म वाला है ना, इसलिए महंगे वाला तो राजस्थान में यूं मान लो कि सबसे ज्यादा ही है इधर। जयपुर में भी है, जयपुर से भी ज्यादा आप महंगाई यहाँ मान सकते हैं। यहाँ रूम का किराया से लेकर के हर चीज के, खाने से लेकर के कोई भी वस्तु खरीदने जाओगे तुम इधर, यहाँ जगदीश मंदिर उस एरिया में जाओ ना पिछोला साइड में, तो तुम कुछ खरीद ही नहीं पाओ। वो टूरिस्ट है पूरा इलाका, तो वहां वहां मतलब अनशन रुपए लेते हैं वहां, अनशन रुपए हर चीज के पैसे लेते हैं दबा के। तो मैं तो यहाँ से कुछ खरीदता ही नहीं हूँ, मैं तो अब कोटा ठान लिया मैंने, हर चीज लानी कोटा से लानी। कोटा बहुत सस्ता, कोटा में मजे हैं भाई। कोटा इतना सस्ता है पूछो मत। जो तो अभी पता नहीं वो एलन खाली हुआ इसकी वजह से भी है कारण, पहले कोटा महंगा था, अब कोटा बहुत सस्ता। केले को तोड़ लिया, अब केले को भंडारण करो। अब हम करेंगे भंडारण। तो केले के भंडारण के लिए उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियां, तो केले के भंडारण के लिए उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में टेम्परेचर यानी कितने तापमान पे करेंगे और कितनी हम आपेक्षिक आर्द्रता रखेंगे। आपेक्षिक आर्द्रता, अब आपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो केले को 13 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे भंडारण करते हैं और 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता रखते हैं। ठीक है, तो ये केले के फलों को भंडारण करने का एक आदर्श स्थिति है ये।
डन यहां तक? तो ये भंडारण के लिए परिस्थिति है। तोड़ने के बाद अगर आप भंडारण करोगे तो लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। ये भी आ सकता है प्रश्न। बड़े एग्जाम में तो आया हुआ एओ के एग्जाम, एओ नहीं, उस एग्जाम का नाम है एसआरएफ। एसआरएफ, तो उसमें प्रश्न आया हुआ है कि केले के भंडारण के लिए उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियां 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता। टेस्ट में भी आएगा, आज नहीं तो कल। क्या हमने कुछ पढ़ा? अब एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना और चुपचाप उसको बाद में कहूं तब लिख लेना। अब केले में बीज नहीं बनते या कई पौधों के अंदर बीज नहीं बनते, तो बीज नहीं बनने के पीछे जो कारण है ये किसी का छूट रहा बताओ? देखो एक शब्द है, अभी हम बात कर रहे हैं बीज रहितता। किसकी बात कर रहे हैं? बीज रहितता को हम लोग बोलते हैं सीडलेसनेस। क्या कहते हैं? सीडलेसनेस, बीज रहितता। सही तो लिखा? हाँ, मतलब ये साइलेंट दिख नहीं रहा मेरे को। ये लड़कियां बोल रही आगे सर इंग्लिश होता तो हम मान लेते क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन इसमें से तो पता चल। सीडलेसनेस, बीज रहिता, बीज नहीं बनना, बीज रहिता। अब एक्चुअली क्या है कि बीज नहीं बनता ना किसी फल के अंदर, तो केले में भी नहीं बन रहा है, तो इनके पीछे अलग अलग कारण है। तो अपन मेन हल्की सी चर्चा कर रहे हैं। एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, अनिषेक फलन, या उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकार्पी शब्द आप लोग याद रखना, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी शब्द का मतलब होता है कि किसी पौधे के अंदर परागण भी नहीं होता है, निषेचन भी नहीं होता, फिर भी फल बन जाता। परागण और निषेचन के बिना जनरली फल कैसे बनता? परागण होता है, निषेचन होता, फिर फल बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परागण भी नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता, फिर भी फल बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकार्पी की परिभाषा हम बाद में लिख लेंगे कि परागण या निषेचन के बिना फल का निर्माण होना। अब ये अलग अलग प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है, आपको सामान्य ज्ञान के लिए याद रखनी है। सुपरवाइजर के लेवल की बात तो नहीं, लेकिन हम कुछ चीजें हम लोग ऐसे ही रटेंगे, उनको क्या करेंगे समझा दूंगा एक बार, बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम उसको याद करने की कोशिश करें। तो 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है। एक होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या होती है गाइस? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जो होती है पार्थेनोकार्पी, ये एक प्रकार से आनुवंशिक पार्थेनोकार्पी कहते हैं इसको। इसको जेनेटिक पार्थेनोकार्पी भी कह सकते हैं, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। एक पार्थेनोकार्पी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है, स्टिमुलेट शब्द का मतलब होता है कि उत्तेजित होना। क्या? यानी कि किसी पौधे के अंदर मादा भाग के ऊपर कोई परागकण आता है तब वो मादा भाग स्टिमुलेट होता है और उसके अंदर जो है फिर फ्रूट बनता है। लेकिन कभी कभी तापमान के द्वारा, कोई टेम्परेचर है, कोई आर्द्रता के द्वारा, या ऐसी कोई वातावरणीय परिस्थिति के द्वारा स्टिमुलेट हो जाता है। ये हम लोग अपन भी स्टिमुलेट करा सकते। हम कुछ ऐसे रसायनों का छिड़काव करते हैं जिससे जो है वो स्टिमुलेट होती है पार्थेनोकार्पी, और उसके अंदर फल बन जाता है लेकिन बीज नहीं बनता। ये जैसे NaA काम में ले सकते हैं, 2,4-D काम में लेते हैं, IAA काम में लेते हैं, जनरली ऑक्सीजन काम में लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी काम में लेते हैं। तो उनके छिड़काव से भी हम लोग बीज रहित फलों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनमें क्या क्रिएट हो जाती है? पार्थेनोकार्पी। तो इसको वो स्टिमुलेट शब्द का मतलब था उत्तेजित होना, इंग्लिश का शब्द है स्टिमुलेटिव। स्टिमुलेट, स्टिमुलेटिव। इसी प्रकार से एक होती है स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी या स्टेनोस्पर्मोकार्पी। क्या लिखेंगे अपन? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्पर्मोकार्पी या स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, ये लास्ट। अब इनके इसमें क्या होता है कि भाई क्या परागण हो जाता है लेकिन ढंग से निषेचन नहीं हो पाता, तो ऐसे केस में क्या होता है? भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो इसके अंदर स्थिति पाई जाती है भ्रूण का नष्ट होना। तो इस केस में क्या होता है कि भ्रूण नष्ट होने की वजह से बीज बनता तो है लेकिन बहुत छोटा सा रह जाता है, उसमें उगने की क्षमता नहीं रहती। मतलब एक बार निषेचन हो जाता है तो बीज बनना चालू, उसके बाद में ये प्रोसेस खत्म, भ्रूण नष्ट हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन। तो एम्ब्रियो के अबॉर्शन की वजह से ये दिक्कत आती है। हम कुछ एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर हम देखो कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले एक याद रखना, बोलो केला, पाइनएप्पल, केला, पाइनएप्पल, अंजीर। इन तीनों के अंदर कौन सी पार्थेनोकार्पी है? वेजिटेटिव। और आपको याद रखना है खाली एक, कौन सा याद रखना? तो प्रश्न कभी आएगा भी केला बीज रहित है, कौन सी पार्थेनोकार्पी के कारण?
हाँ, या आनुवंशिक या वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। इसके अंदर जो है इसमें भी कुछ है, जैसे कि लीची। क्या है गाइस? लीची। और एक कटहल का छोटा भाई होता है, उसको कहते हैं ब्रेड फ्रूट। क्या कहते हैं? एक ब्रेड फ्रूट है उसके अंदर। और एक किस्म है, उसका नाम है ब्लैक कोरियंथ। क्या है? ब्लैक कोरियंथ। कोरियंथ एक किस्म है। किस्म वो है अंगूर की। किसकी है? हाँ, तो अंगूर की जो ब्लैक कोरियंथ किस्म है उसके अंदर भी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। और बाकी अंगूर की सभी किस्में जो बीज रहित है, उन सब के अंदर ये वाली पार्थेनोकार्पी होती है। मतलब कोई पूछे कि भी अंगूर बीज रहित है, उसके पीछे क्या कारण है? स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। परंतु अंगूर की कौन सी किस्म में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी है? तो ये ब्लैक ओरियंट के अंदर। इसके अलावा और क्या याद रखे? सिंधु किस्म आम। जानते हो तुम? आम की जो सिंधु किस्म है वो भी बीज रहित बताते हैं उसको। तो वो बीज रहित का मतलब उसमें छोटी सी गुठली तो होती है। तो ये सिंधु किस्म है आम। क्या तुम समझे? तो इस प्रकार से ये अपने को याद रखने की कोशिश करनी। रखोगे? बोलो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, केला, पाइनएप्पल, अंजीर। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट, और ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। और स्टेनोस्पर्मोकार्पी है अंगूर में और आम की सिंधु किस्म में। अब ऐसा करो, ये से लिखो पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी की अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो उसमें लिखो परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण होना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इनका हिंदी में कोई नाम नहीं था, इसीलिए मैंने ये देखो हिंदी में ही लिखा इसको। वेजिटेटिव को अपन कह सकते हैं कायिक पार्थेनोकार्प या कायिक अनिषेक जन्म। सर आप हमेशा एक ही शर्ट पहन कर आते हो, तुम्हारे उससे क्या ले? एक ही शर्ट पहन के आते हो, जो मेरे पास एक ही शर्ट है तो मैं क्या कहूँ? उससे तुम्हारे क्या काम? शर्ट एक पहन के आते हो, दो पहन के आते हो, तुम्हें है? तुम रोज एक ही टी शर्ट पहन के आते हो, मैंने कहा कब? ऑनलाइन वालों को क्या काम? वो तो क्या, अपने यहाँ पे कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है कि सब कलर व्हाइट दिखते हैं। इधर सारे कलर व्हाइट दिखते हैं। चलो आगे बढ़े। ये खाली लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ भी समझना नहीं था, ठीक है? मतलब कभी कभी क्या होता है कि भैया परागण और निषेचन के बिना भी फल बन जाता है। तो परागण और निषेचन के बिना फल निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ये पार्थेनोकार्पी अलग अलग प्रकार की होती है, थोड़ा एडवांस लेवल है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी मतलब आनुवांशिक कारणों की वजह से उसमें बीज नहीं बनते। स्टिमुलेटिव का मतलब तापमान के द्वारा, आर्द्रता के द्वारा या वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्तेजित होने वाली पार्थेनोकार्पी को स्टिमुलेटिव कहते हैं। और परागण तो होता है, निषेचन भी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में भ्रूण नष्ट हो जाता है, उसकी वजह से बीज बनता तो है लेकिन ना के बराबर बनता, उसको कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। बस। अब नेक्स्ट फ्रूट की तरफ आगे हम करेंगे। हो गया? बढ़िया। लिखो नेक्स्ट क्रॉप। कोरिएंथ, ब्लैक कोरिएंथ, ब्लैक कोरिएंथ। सर आज आपकी बुक ऑर्डर की थी जो आ गई,
बहुत अच्छी बुक है। हाँ, सब दोस्तों को बताना, ठीक है? सभी दोस्तों को बताओ। अभी और छपाई है नई नई, तो फ्लिपकार्ट पे लिखो सोनू कुमावत हॉर्टिकल्चर बुक और वहां से ऑर्डर हो जाती, किसी दुकान पे भी मिल जाती। राजस्थान में लगभग सभी जिलों के अंदर दुकान पे मिलती। ओके, किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो अभी। 15 सेकंड लगाओ लास्ट। अभी तो कल भी होगी ना क्लास? कल कौन कौन आएगा हाथ खड़ा करो। हाँ, कल अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे तो मैं आऊंगा 99। नहीं, लेकिन कल मैं यूं है कि भाई कल 99% तो मैं आऊंगा। लेकिन कल क्या है कि मेरे को गोभी लगानी है खेत में, गोभी लगाऊंगा मैं। तो गोभी लगाऊंगा तो वैसे तो जल्दी लगा दूंगा, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो जाए तो फिर मेरे को यूं कहना पड़ेगा कि अभी मैं नहीं आऊं। वैसे तो आ जाऊंगा मैं, वैसे तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसा इसकी प्रायिकता है 1% कि मैं नहीं भी आ पाऊं। मैं खुद क्लास नहीं छोड़ना चाहता, तुम क्या बात कर रहा हो। मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि एक क्लास छोड़ते हैं तो उसमें वो लॉसेस। मैं कभी भी एक पूरे साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छुट्टी ली जानबूझ के। संडे को भी लगवा देता हूं मैं क्लास। अभी इस साल हमने रूल बनाया है कि संडे को बच्चों को फ्री रखेंगे। पिछली भर्ती में तो एक भी संडे फ्री नहीं रखा पूरे साल, संडे को भी क्लास होती रही। मैंने कभी मना भी नहीं किया क्लास नहीं लूंगा। लेकिन अभी इस साल हमने क्या है कि संडे को हम ये रूल कोचिंग में रूल बना रखा है, बहुत कम, बहुत विशेष परिस्थिति में संडे को क्लास लगाएंगे। अभी किसके छूट रहा बताओ। अब लिखो पपीता। नेक्स्ट फ्रूट है, हाँ, बनाना बेरोइंग निमेटोड है, सूत्रकृमि। सूत्रकृमि है, छोटे छोटे बिल्कुल सूत्र, आंखों से भी नहीं दिखते, सूत्रकृमि होते, वो नुकसान पहुंचा। अब ऐसा है, लिखो पपाया या पपीता। पपीता को हम लोग बोलेंगे पपाया। आज से अपन एक काम चालू करेंगे, मैं खुद भी इस पे सोच रहा हूं, पपीता का सलाद खाना चालू कर। पपीता सलाद, कच्चा पपीता होता है ना, कच्चा पपीता, उसका सलाद। किसने खाया अपन? अपन चालू करना चाहते हैं। मैं खुद सोच रहा हूं कि जैसे अपन खीरे का सलाद और वो पपीता का सलाद भी खा सकते हैं। नहीं नहीं, मेस में नहीं है। मेस में नहीं है, अपने गांव में खाएंगे जहां भी। उसमें क्या है कि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए। तो इसके अन्य नाम लिखो पहले तो। ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं इसको, ब्रेकफास्ट फ्रूट इसको कहते हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फ्रूट इसको अपन बोलेंगे ब्रेकफास्ट फ्रूट। ओके, ब्रेकफास्ट फ्रूट। पपीता का नाम है ब्रेकफास्ट फ्रूट, या इसको कहते हैं अपन मेलन ट्री। पपीता को ब्रेकफास्ट फ्रूट या मेलन ट्री कहते हैं। पपीता के अन्य नाम है ब्रेकफास्ट फ्रूट एंड मेलन ट्री। और अब हम इसके लिखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें इसके वैज्ञानिक नाम आदि। तो ऐसे लिखेंगे बोटनिकल नेम। तो इसका बोटनिकल नेम होता है केरिका पपाया। तो हम लिखने जा रहे हैं केरिका पपाया, जो कि पपीता का नाम। इसका कुल होता है केरिकेसी, कुल होता है केरिकेसी, केरिकेसी। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18। सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थल, यानी धरती पर सबसे पहले पपीता किधर पैदा हुआ होगा। एक दिन में नहीं हुआ खैर, लेकिन टाइम लगा। तो उसमें था मेक्सिको, जो अभी अमेरिका के अंदर मेक्सिको है। अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेक्सिको देश है। तो मेक्सिको या उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, तो इस क्षेत्र को माना जाता है कि यहीं पे पहले पपीता आया होगा, धरती पे बना होगा। हालांकि कैसे बना, क्या बना, ये भी पूरा एक पढ़ने वाले समझते हैं कि म्यूटेशन से हुआ उस समय, धीरे 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 पपीता पपीता फिर दुनिया भर में फैला। तो पपीता फिर दुनिया भर के अंदर फैला, वहीं पे अपने इधर नहीं होता था पहले पपीता। फिर लिखो फल प्रकार।
फल प्रकार मैंने आपको पहले केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद के अंदर होता सरस या बेरी, सरस या फिर बेरी। और इसका खाने योग्य भाग है मीजोकार्प। आम का भी यही होता, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग होता है मध्य फल वृत्ति या मीजोकार्प। मीजोकार्प, और मीजोकार्प आम के अंदर भी कहते हैं, तो आम का और इसका मीजोकार्प हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य है, कोई भी इसमें लोड वाली बात नहीं दिखाई देती। अभी भी हम लोग जो है लगा सकते हैं कि पता नहीं क्या गमले में, गमले में क्या लगाना चाहता हूं? ऑनलाइन में ना कमेंट इतने मत किया करो, मैं भी क्या कमेंट पढ़ नहीं पाता हूं। सर गोभी से कितने पैसे आते हैं? अरे तो कोई गोभी बेचता थोड़ी हूँ क्या, वो तो हम अनुसंधान के लिए लगा रहे हैं। नहीं, गोभी को मैं तो बेच भी लूं, देखो इस मामले में मुझे कोई शर्म नहीं। मैं से कोई भी चीज बेचता तो रहता, अक्सर ही बेचता हूँ। किसी को पौधे चाहिए ये तो मैं बेचता ही रहता हूँ, लेकिन बड़े स्तर पे पौधे बेचते हैं हम लोग। मैं खुद भी ये काम कर सकता हूँ और कभी भी करता भी रहता हूँ। 2 पैसे का फायदा होता है तो मैं कर लेता हूँ भाई। जैसे मेरे दोस्त है कहीं, उनके नर्सरी है, और मुझे पता है किसकी अच्छी नर्सरी, किसकी जो व्यवस्थित काम है। अब कोई मेरे को स्टूडेंट फोन करते हैं, सर मेरे को पौधे चाहिए, इतने चाहिए, तो अब अपने अपने विश्वास पे देते हैं एक सबको। तो मैंने कहा वो पौधे तुम्हारे भिजवा देंगे या ऐसा कर देंगे, जो भी चार्ज होता है पूछ लेते, तो वो चार्ज उनके, लेकिन व्यवस्थित काम है, तो वो व्यवसाय है अपना। नहीं, हाँ, उसमें एक सस्ते, बाकी सब जगह से सस्ते, बाकी जगह से सस्ते और विश्वास, क्या चाहिए और क्या चाहिए बताओ। नहीं तो किसान तो बेचारा हर कोई धोखा करता रहता है किसान के साथ। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, सामान्य, लाइन लिखो सामान्य जानकारी। इसके बारे में कुछ बिंदु हम पपीता के बारे में सीख रहे हैं। देखो अब इसमें होता क्या क्या है, तो पहला पॉइंट लिखो लाल रंग। पपीता के अंदर जो लाल रंग होता है वो होता है आपका लाइकोपीन के कारण। पपीता के अंदर जो है लाल रंग है वो है लाइकोपीन के कारण, ऐसे लिखो लाइकोपीन। और पपीता के अंदर जो पीला रंग है वो पीला रंग होता है जेंथोफिन, नहीं, केरिका जेंथिन के कारण। अलग अलग प्रकार के कैरोटीनॉइड्स हैं, तो उसमें है केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन, ऐसे लिखो केरिका जेंथिन। तो लाल रंग में एक तो क्या है लाइकोपीन, और पीले रंग में है आपका केरिका जेंथिन। वैसे तो केरिका पपाया से केरिका का पता रह जाएगा, केरिका पपाया केरिका जेंथिन नहीं रहेगा। फिर एक लाइन लिखनी है, आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट लिखना आपने को, वो लिखेंगे स्रोत। सामान्य जानकारी में ही हम लोग लिखेंगे स्रोत। तो वैसे तो हमने टॉपिक पढ़ा तो वापस जरूरत तो नहीं है, लेकिन विटामिन ए का स्रोत बहुत अच्छा। आम के बाद में सबसे ज्यादा फलों में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए 2020 आयु, सही बात है, ये 2020 इंटरनेशनल यूनिट, इसके अंदर विटामिन ए होता है। आम के बाद में सबसे ज्यादा विटामिन ए पपीता के अंदर होता है। ओके, विटामिन ए। अब एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखनी अच्छी खासी, आराम से लिखना है। लाल रंग है लाइकोपीन, पीला रंग है केरिका जेंथिन, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है आम के बाद, फलों के अंदर। और एक लाइन लिखो, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे उनको हमने बोला था पुर्तगाली, बोला था पहले पुर्तगाली बोला था, इनको बोलते हैं पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाली, पुर्तगाल के रहने वाले को बोलते हैं पुर्तगाली। बहुत सारे है तो पुर्तगालियों कहते नहीं कहते, तो ऐसे लिखना, अभी लाइन बोलूंगा। तो पपीता को सबसे पहले जब ये आए थे 16वीं शताब्दी में, कब आए थे, तो ये पपीता को सबसे पहले भारत में ये पुर्तगाली लेके आए। तो लिखो पपीता को सर्वप्रथम, पपीता को सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। सही बात है ये? तो इस तरीके से एक पॉइंट लिखो। और हमने मोनोसियस डायोसियस पढ़ा था, तो पपीता कैसा है? डायोसियस। तो लिखो डायोसियस एवं डाइकोट प्लांट। पपीता एक डायोसियस और डाइकोट प्लांट। पपीता एक डायोसियस है, यानी एक लिंगाश्रयी है। डायोसियस का मतलब नर मादा अलग अलग पौधे पे होते हैं। तो डायोसियस व डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। जैसे केला एक बीजपत्री है, तो ये एक तरीके से डाइकोट, डाइकोट प्लांट, डायोसियस एवं डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो नर मादा अलग अलग पौधे होते हैं, तो डायोसियस है। और ये द्विबीजपत्री, डाइकोट का मतलब है द्विबीजपत्री। सही बात है? तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को पढ़ोगे बार बार। अभी तुम गांव जाओगे तो पढ़ने लायक मैटर भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लोगे। है अभी इंटरनेट चल गया तो वो कल वाला देखते हैं अपन। ठीक है, ये ले मट्टी बनाना यहाँ खुला हुआ पड़ा ऑलरेडी। ये मट्टी बनाना है, यहां देखो मट्टी बनाना। सुनो, तो ये इधर जो ये इसमें चोंच देख रहा उसकी है, तो ये छोटा केला ही होता है। देखो कन्याकुमारी मट्टी बनाना, फ्रूट की साइज छोटी होती है। ऊपर ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक का ऊपर ये पतली सी चोंच है। ये भी इसकी पहचान, ये भी इसकी पहचान है। तो ये इस तरीके का होता मट्टी बनाना। ओके, अरे ये होने की नहीं, ये तो क्या वहां की, मतलब आप समझो। जैसे कि यहाँ उदयपुर के अंदर मान लो यहाँ एक जगह है चीरवा करके, यहाँ घाटा, चीरवा घाटा, उसमें गांव भी है चीरवा। वो चीरवा गांव है, तो वहां पे क्या है कि मैं एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी, तो हम मक्का बांटने गए थे टीएसपी वाले। तो वहां पे क्या है कि एक बुजुर्ग लेडी आम बेचती, छोटे छोटे आम है इस तरीके से। तो अलग अलग किस्मों के आम है। अब वो आम बिल्कुल देसी है। तो वहां उसके गांव में जो देसी आम होता है, उसमें से एक आम इतना शानदार है भाई साहब, ऊपर से अलग अलग लाल कलर का मिक्स, और अंदर वो स्वाद का क्या ही कहना है भाई साहब। वो स्वाद इतना शानदार है, वो लगभग प्रजाति विलुप्त हो रही है। अब एक ही पेड़ बचा होगा उस गांव में। तो अब वो विशेष पहचान है। अब ऐसा इस एरिया में अगर उदयपुर के यहाँ पे अगर ऐसा आम बहुत ज्यादा होता हो, तो उसको कोई भारत सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बचाने के लिए, विशेष सुगंध के लिए पहचान देगी यहाँ का फेमस, तो लोग इसको खाएं। तो वो आम में कई लोगों को लाया। एक मैं वहां रेगुलर गया 15 दिन, तो मैं जेल सर के लाया 1 किलो आम। मैंने कहा सर टेस्ट तो करो कैसा, मतलब। और मैंने लगभग उस साल के सभी मैच में वो आम सूंघाया मैंने दिया नहीं खाने को, खाली सूंघाने के लिए दिया। तो मैं जैसे आम लेके आया और मैंने यहाँ क्लास में यहाँ आम दिया, मैंने कहा सब ऐसे दूर रखे, सूंघो वापस, ताकि उसका फ्लेवर पता चले। नहीं, अब सबको थोड़ी खिला सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैंने सूंघाया वो आम। ये था। अभी आम की सीजन इस अगले साल वापस जाऊंगा, देखा वहां।